देख रहे हैं पब्लिक फोरम और मैं हूँ सैयद आबिद काज़मी। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पब्लिक फोरम में हम करंट अफेयर्स पर बात करते हैं और पिछले हफ्ते में रुनमा होने वाले जितने भी वाक़यात होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। इसके अलावा आपको ये बताते चलें कि पब्लिक फोरम में हम हमेशा यूके के इनसाइड जो जितने भी मामलात होते हैं उसको लाजमी हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी यहाँ देखने सुनने वाले हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी ज़ुबान में भी वो मामलात समझ लें जो कवानीन चेंज होते हैं यहाँ, और जो सूरत हाल तब्दीली की तरफ जाती है उससे आगाही लेना उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। इस पर बात करने के लिए और आगाही देने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं, मैं चाहता हूँ पहले उनका तारुफ करवा दिया जाए और उसके बाद अपनी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करें। हमें ज्वाइन किया है आज सीनियर सॉलिसिटर हैं जनाब जाहिद चौधरी। आपको खुशामदीद कहते हैं जी पब्लिक फोरम में। जी, बहुत शुक्रिया जनाब काज़मी साहब। एक तो इमिग्रेशन के हवाले से जो चेंजिंग है वो ज़रा आप इमिग्रेशन लाए रहे हैं और आप उस हवाले से बेहतर गाइड कर सकते हैं, वो एक तो उस पर डिस्कस करेंगे। दूसरा, उसके अलावा भारत में तेज़ी से फैलता हुआ नया वेरिएंट बरतानिया पहुँच सकता है, ये साइंसदानों ने इंतबाह दिया है जी, और उस सिलसिले में बात करेंगे। इसके अलावा जूनियर डॉक्टर्स की जो हड़ताल है उसकी वजह से 1,96,000 से ज़ायद जो हॉस्पिटल्स में अपॉइंटमेंट्स थी वो मनसूख हो गई हैं, और वो अपॉइंटमेंट्स कौन सी थी जो ऑपरेशन हो रहे थे लोगों के मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से, एक साल पहले उन्हें अपॉइंटमेंट्स मिली हुई थी वो भी कैंसिल हो चुकी हैं। और इतनी तादाद में अपॉइंटमेंट्स कैंसिल होने का मकसद ये है कि जो लोग सीरियस थे उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान के हवाले से जो मामलात हैं उन पर डिस्कस करेंगे। फिर इस साथ ही हम श्रीनगर में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है G20 ममालिक की, क्या मुतनाज़ा खित्ते में इस किस्म की कॉन्फ्रेंसेस होना या इससे पहले कोई मिसाल है, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा जो लोगों की कॉल्स आएंगी और जो कुछ ये देखने सुनने वाले शेयर करेंगे उस पर भी बात होगी। जाहिद चौधरी साहब, सबसे पहले इलेक्शन के हवाले से अपडेट्स हैं वो बताइएगा कि क्या कोई नई चेंजेस भी हैं और क्या हो रहा है अभी आजकल। देखें, कुछ चेंजिंग्स नई इमिग्रेशन लॉज में आई हैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से। एक पहली बात तो ये है जो आज कोई है, एक देखें हुकूमत बरतानिया की पिछले साल से ये एक, बल्कि उससे भी पहले की ये एक पॉलिसी इन्होंने अनाउंस की थी कि जी जो लोग जो हैं वो इलीगली यहाँ पे आएंगे और वहां पे वो असाइलम क्लेम करेंगे तो वो फिर उनको रवांडा जो मुल्क है वहां भेज देंगे, और उनके जो असाइलम क्लेम्स हैं वो जो हैं वो वहां पे प्रोसेस होंगे। तो ये एक पॉलिसी हुकूमत ने अनाउंस की थी, और फिर अभी तक तो इसके ऊपर किसी किस्म की कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकी, क्योंकि हमने शुरू में ही ये कहा था कि ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसको बहुत सारे लीगल चैलेंजेस जो हैं उनका सामना करना पड़ेगा। तो फिर अभी ये लीगल बैटल जो है ये चल रही है, और इसमें ये हुआ था कि पिछले दिनों जो है वो लंदन हाई कोर्ट जो है उसने एक फैसला दिया था कि जी ये जो हुकूमत की पॉलिसी है कि वो असाइलम सीकर को रवांडा में रीलोकेट करेंगे ये लॉफुल है। तो लेकिन उसने कहा था कि हर केस को हुकूमत जो है वो उसके अपने मेरिट्स के ऊपर जो है वो डिसाइड करेगी, देखेगी। लेकिन जो उसमें मेन चीज थी वो उन्होंने कहा था कि ये रवांडा की जो रीलोकेशन पॉलिसी है ये लॉफुल है। अब इसको जो है वो कोर्ट ऑफ अपील में हाई कोर्ट के इस डिसीजन को चैलेंज कर दिया गया है, और इसमें हमारे इराक, ईरान, सूडान और इस तरह के ममालिक से जो साइलम सीकर्स हैं उन्होंने, और कुछ जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने ये इसको चैलेंज किया है कि ये जो हाई कोर्ट का डिसीजन है ये ठीक नहीं है। वो कहते हैं कि ये जो पॉलिसी है कि असाइलम सीकर को रवांडा रिलोकेट किया जाएगा उनके केसेस वहां पे, ये अनलॉफुल है। रीजनिंग वो ये दे रहे हैं कि रवांडा का जो कंट्री है उसमें ह्यूमन राइट्स का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इतना अच्छा नहीं है, और वो कह रहे हैं कि वहां पे अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट है, यानी एक ही पार्टी की हुकूमत होती है, और जो
उसके मुखालफिन होते हैं, उसके ऊपर टॉर्चर किया जाता है और फिर जनाब उनकी किलिंग्स होती है वहां पे। अब तो बहुत सारी आवाजें जो हैं वो रवांडा के अंदर भी ये उठनी शुरू हो गई है कि रवांडा जो है वो असाइलम सीकर के लिए कोई सेफ कंट्री नहीं है। तो इस हवाले हम्म, से अब ये अगेन बैटल जो है वो आप के सामने है। अब इसके ऊपर जो है वो कोर्ट ऑफ अपील डिसाइड करेगा कि इसके ऊपर क्या होना है। तो जो भी नई अपडेट आएगी वो आपके तवज्जो से, आपके चैनल के तवज्जो से जरूर करेंगे। अच्छा, एक और चीज जो है, क्योंकि बहुत सारी इमिग्रेशन चेंजिंग्स आई हैं लॉ के अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है बहुत सारे जो नॉन क्वालिफाइड लोग होते हैं या कोई ऐसे चीज होती है जो कि मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ज्यादा आ जाती है, जिसकी हम्म, वजह से ये होता है कि बेचारा जो एक आम सारिफ है, एक आम देखने वाला, एक आम सुनने वाला जो है वो परेशान हो जाता है। मसलन उसकी मिसाल एक छोटी सी मैं देता हूं कि ये पिछले साल हुकूमत ने एक वीजा कैटेगरी अनाउंस की थी। उसको उन्होंने कहा था इनोवेटर वीजा, हम्म, कि जनाब वो लोग जिनके पास बड़े ब्रिलियंट आइडियाज हैं बिजनेस के, तो वो जनाब आए यहाँ पे लेके, और उनके पास जो है वो 50,000 पाउंड की अगर इन्वेस्टमेंट उनको शो करनी पड़ेगी तो वो यहाँ पे आ सकते हैं। तो अभी ये 12 अप्रैल से जो है ये जो इनोवेटर वीजा कैटेगरी थी इसको खत्म करके उसकी जगह एक और इससे मिलती जुलती कैटेगरी इंट्रोड्यूस कराई गई है, और उसका नाम है इनोवेटर फाउंडर कैटेगरी। हम्म, ठीक है, इनोवेटर फाउंडर वीजा कैटेगरी। अब इसके ऊपर ऐसे ऐसी आ रही हैं जी, जैसे ऐसे प्रिटेंड किया जा रहा है कि जैसे जनाब पता नहीं जनाब होम ऑफिस ने वीजे खोल दिए हैं। इसमें सिर्फ फर्क ये है कि जो पहले कहा गया था कि जब आप अप्लाई करेंगे उसके लिए तो आपको 50,000 पाउंड जो है वो इन्वेस्टमेंट शो करनी पड़ेगी, लेकिन ये जो वीजा है जिसको हमने इनोवेटर फाउंडर वीजा कहा है, इसमें उन्होंने इस 50,000 पाउंड की शर्त खत्म कर दी है। ये इसमें ठीक। एक बात किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि ये तासुर दिया जा रहा है। बाकी चीजें वैसे ही हैं, जैसे मसलन आप सबसे पहले जो भी आपका बिजनेस प्लान होगा वो जो इंडोर्समेंट बॉडीज हैं उनको आपने पेश करना है। अब ये भी शायद लोग कह रहे हैं, जो एक तो ये आजकल हर बंदा सोशल मीडिया पे वकील बना हुआ है, तो वो उसमें ये कहा जा रहा है कि अच्छा जी इसमें कोई इंडोर्समेंट नहीं होगी, आपको कोई चीज की जरूरत नहीं है, बस आप जनाब ऐसा है कि जाएं जाएं फॉर्म फिल करें और जनाब आपको वीजा मिल जाएगा। ऐसा कतन नहीं है मेरे भाइयों, ये क्योंकि ये पब्लिक फोरम है तो इसलिए इस फोरम के तवज्जो से मैं आपको ये बताता चला जाता हूं कि इस तरह की अफवाहें जो हैं उस पर अमल ना किया करें, और आप जो लोग क्वालिफाइड हैं जिनको पता है इन चीजों का, उससे कम से कम एक दफा मशवरा जरूर कर लिया करें। तो ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, चीज वही है, सिर्फ ये है कि आपने पहले 50,000 पाउंड नहीं शो करना। आप पहले बिजनेस प्लान जो है वो आप इंडोर्समेंट बॉडी को पेश करेंगे, और फिर इंडोर्समेंट बॉडी आपका सारा बिजनेस प्लान देखेगी और फिर वो देखेगी कि आपको किस लेवल की इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो हम्म, डिसाइड करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जनाब बिल्कुल आपको इन्वेस्टमेंट की अब जरूरत ही नहीं है, कोई जनाब 50,000 की जरूरत नहीं है। वो ये पहला स्टेप होगा कि इंडोर्समेंट बॉडी अगर जो है वो आपके बिजनेस को वायबल समझती है तो वो फिर दूसरी ये डिसाइड करेगी कि आपको इन्वेस्टमेंट की कितनी जरूरत है, और ये उसके बाद जिसकी फिर जो आपने स्टेज। निशान जी, जिसकी आपने निशानदेही की है, ये वाकई मैंने भी कुछ चीज़ें सुनी थी, और बेशुमार लोगों के कॉल्स वगैरह भी आई थी कि इसका क्लियर करें, ये क्या समझ नहीं आई हमें। हो ज़ाहिर है उन्होंने व्यूवरशिप हासिल करने के लिए उसको हाईलाइट तो कर लेते हैं, लेकिन लोगों का नुकसान होता है। कुछ लोग नुक्स खुशफहमी का शिकार होकर इसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, अपने काम से तवज्जो हट जाती है उनकी, बाद में जब नुकसान होता है। इसी वजह से पब्लिक फोरम में आज ज़रूरी है, आपने वैसे ही खुद ही बता दिया, मैं क्वेश्चन भी पूछना था, लेकिन इस हवाले से ज़रा सही तरीके से बताइएगा, जो लोग गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं ये खबरें सुनकर। जी, मैं बिल्कुल उस वही उसमें बता रहा हूं आपको कि बिल्कुल इन्वेस्टमेंट की अभी भी जरूरत है, लेकिन वो पहले जो शर्त मौजूद थी 50,000 की वो पहले से हटा दी है। आप अपना बिजनेस प्लान जो है वो इंडोर्समेंट बॉडी को सबमिट करेंगे, वो उसका जायजा लेंगी और वो फिर देखेगी कि ये जो बिजनेस कह रहे हैं इसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है।
और वो फिर हम्म, आपको बताएंगे कि जनाब इसके लिए इतनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। और अगर हम्म, आपका जो बिजनेस प्लान है वो इंडोज हो जाता है, यानी इंडोजमेंट बॉडी जो है वो उसको इंडोज कर देती है, तो उसके बाद फिर आपकी जो इमिग्रेशन की एप्लीकेशन है वो होगी, और फिर आप जो है वो यहाँ पे आ सकते हैं। बाकी जो सारी चीजें हैं कि जो इंडोजमेंट बॉडी है उसका जो सुपरवाइजरी रोल होगा वो क्या होगा, वो सारी वैसे ही है। इसलिए ये बड़ा जरूरी है। मैंने क्योंकि ये जैसे आपने कहा है कि हम भी क्योंकि इस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, तो बहुत सारी चीजें जो हैं लोग फोन कर करके पूछ रहे होते हैं कि जी ये तो जनाब मौजें लगा दी हैं जनाब, यूके की गवर्नमेंट जो है वो तो जनाब ये कर दिया, उसने वो कर दिया। हम्म। तो ऐसा जो है वो नहीं है। मैंने आपको बिल्कुल बता दिया है कि हाँ, सिर्फ ये है कि आपको शुरू में आप इन्वेस्टमेंट अपने बैंक नहीं शो करना। जब इंडोजमेंट बॉडी आपको रिकमेंड करेगी और इंडोज करेगी और वो फिर आपको बताएगी कि आपको इतने लेवल की इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो फिर आपने वो करना है। तो ये मैंने जरूरी समझा कि आपके सामने जो है वो मैं रख दूं, ताकि आपके देख सुनने वाले जो हैं वो इसके ऊपर जरा बेहतर उनको इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाए। एक और चीज़ जिससे ज़्यादा लोग मुतासर भी हुए हैं और मज़ीद कुछ लोगों को फ़ायदा भी हुआ है, लेकिन उसमें पैसे की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। जो केयर होम्स के लिए बाकायदा तौर पर लाइसेंस मिले हैं कुछ कंपनीज़ को, तो वो बाहर से लोग मंगवा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल से। उनकी जो पेमेंट ली जा रही है वो 20 से 25 हज़ार पाउंड तक ली जा रही है। और ये बताइएगा इसमें इसमें ये चीज़ें आप कंफर्म कीजिएगा कि ओरिजिनल इस पर अखराजात कितने हैं, और वो जो लोग एजेंटों के थ्रू ले रहे हैं पैसे इतने, तो उनके पास कितने जा रहे हैं, थोड़े से वाज़ह कर दीजिएगा ताकि जो लोग दे रहे हैं पैसे उन्हें पता हो कि कहाँ कहाँ खर्चे होते हैं। ये देखे, ये आपने बड़ा राइटली आपने इसको मेंशन किया है। ये इस कदर मसला क्रिएट हुआ है। दो चीजें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि स्टूडेंट जो हैं वो बहुत ज्यादा यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है जी। हम्म, अब यहाँ पे क्योंकि उनके ज़हन में ये होता है कि अच्छा जी अब हम यहाँ पे आ गए हैं, तो अब हम यहाँ पे कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो वो क्या करते हैं कि अब वो काम तो अब यहाँ मिल नहीं रहा, आपको पता है कि काम के कितने मसाइल हैं। अब उसमें वो जो उनके ज़हन में ये कॉन्सेप्ट होता है कि जी हम वहां पे जाके तो हम क्या करेंगे कि हम जनाब फिर काम करके तो बाकी की फीसें जो है वो फिर हम वहां देंगे। अब वो नहीं हो रही। अब वो क्या मसला हो रहा है कि वो अब चाहते हैं जी कि यूनिवर्सिटी की फीसें बच जाएं और हम जो है वो जनाब स्विच कर जाएं वर्क परमिट में। क्योंकि जिसको हम्म, ओल्ड जमाने में हम वर्क परमिट के साथ तो उसको स्किल्ड वर्कर वीजा हम कहते हैं, ये केयर होम के जी, वीजे उसी में आते हैं, इस तरह के सारे वीजे उसमें आते हैं। लेकिन उसमें मसला ये है कि हाँ, ला ये परमिट करता है कि जो स्टूडेंट आया हुआ है वो स्विच कर सकता है। आपने 20, 22, 23, 25 हजार पाउंड जो है वो दे दिया आपने, ठीक है जी। हम्म, और हम्म, आपको उन्होंने चले स्किल वर्कर वीजा भी यानी सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप भी आपने उनको उन्होंने आपको दे दिया, ठीक है जी। अब किसी वजह से हम्म, महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद वो कंपनी बंद हो गई। हम्म, फिर आप क्या सही, करेंगे? फिर आपका हम्म, जो है ये जो सारा पैसा है, ये सारा प्लान है, उसका क्या होगा? इसका मतलब है फिर आपके एक और स्पॉन्सर तलाश करेंगे और उसके साथ फिर, या फिर दूसरी सूरत हाल में देखिए आपको उन्होंने रख लिया, जॉब पे रख लिया, पैसे आपने दे दिए, पकड़ा हम्म, दिए, और जनाब 2 महीने के बाद उन्होंने कहा कि जनाब आपको काम नहीं आता या आप ठीक नहीं है किसी वजह से लाके, क्योंकि एम्प्लॉयर के पास ये लॉ में लिखा हुआ है कि उसको वो कह सकता है कि जी आपके काम से हम मुतमिन नहीं है, हम आपका हम्म, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो है विड्रॉ करते हैं, आपको हम्म, नौकरी से निकालते हैं। तो फिर आप क्या करेंगे जी? यू कैन नॉट गो एनीवेयर के सही कि जी मैंने तो पैसे दिए थे, वही ना, हम्म, मैंने तो पैसे दिए थे जनाब, लाए मेरे पैसे, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि भाई ये एजेंट जो होते हैं या मिडिल मैन जो होते हैं उनसे आप बचें और किसी किस्म का कोई पैसा किसी को ना दें। और अगर
आप जो है वो डायरेक्टली आप एम्प्लॉयर को जो है वो कांटेक्ट करें, और एम्प्लॉयर अगर जो है वो इस बात पे मुत्तफिक है कि वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप देता है, तो ये तो बिस्मिल्लाह है, क्योंकि उसमें तो फिर खर्चा ही कोई नहीं है ना। उसमें से हाँ ये होता है कि वो कुछ एक तो होम ऑफिस की फीस है, और फिर उसके बाद जो है एलोकेशन की फीस होती है, लेकिन वो तो फिर एम्प्लॉयर देता है, उसका आपके साथ कोई ठीक है। ताल्लुक नहीं है, आपके तो कोई पैसे नहीं लगने, आपके तो सिर्फ जो होम ऑफिस की एप्लीकेशन है उसके ऊपर जो होम ऑफिस की फीस है वो आपने देनी है। लिहाजा वो कितनी है? आप इस तरह के जो मामलात हैं उनसे हमारी हाथ जोड़ के जनाब देखने वालों को है कि इस तरह से ना करें, ये आप बहुत बड़े रिस्क में अपने आप को डाल रहे हैं। ऐसे अगर सारे जो खर्चे हैं 5 साल का वर्क परमिट, उसमें वकील की फीस और फिर एलोकेशन की फीस और सारी चीजें लगा ले, तो फिर 7,500 का कॉस्ट है ये, ठीक ये है। बिल्कुल ऐसा ही तो है। सम टाइम एम्प्लॉयर ये कहता है अच्छा जी आप ये आप जो कॉस्ट है ये आप कर दें, तो इससे ज्यादा जो हम्म। है वो कॉस्ट नहीं है, ये भी मैं 5 साल के लिए आपको बताई है, ठीक है। एक कॉलर है साथ, मैं चाहता हूँ इन्हें शामिल किया जाए, फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी हाँ, ले लें। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मिसेस अली है। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि मेरी दोस्त पाकिस्तान में है और मेरी तरह वो भी रिटायर्ड है, और मतलब बचपन की दोस्त है। तो हम लोग बहुत दिनों से मिले भी नहीं है, तो मेरी सेहत सही नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ी देर अरसे के लिए एज ए विजिटर यहाँ पे आए मेरे पास।